नमस्कार। श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं सुनील सिंह। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका चुनाव का परिणाम आ चुका है और बड़ी खबर यह है कि 29 में से लगभग 26 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। लेकिन चुनाव भले 29 महानगर पालिकाओं में था, सबकी निगाहें जो लगी थी वो मुंबई बीएमसी चुनाव पर लगी थी और मुंबई बीएमसी चुनाव का जो परिणाम आया है वो है कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर अपना पहला पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। बीजेपी लगभग 99 सीटों पर जीत दर्ज की है और 30 और 31 के आसपास जो है कि एकनाथ शिंदे की सेना है। यानी कि ठाकरे परिवार की जो साख, सत्ता और अस्तित्व की बात थी उसको कहीं ना कहीं लगभग समाप्त करने की एक तरफ बढ़ती हुई यहाँ पर बीजेपी दिखाई पड़ रही है। और इसी को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ में लिया था, लेकिन लगता है कि राज ठाकरे का भी जादू काम नहीं किया और उनका मराठी मुद्दा भी शायद उतना काम नहीं किया। श्रेष्ठ भारत पर जो हमारी श्रृंखला जारी थी इतने दिनों से, मुंबई किसकी, अब तो ये सवाल रहा नहीं। अब तो ये साफ हो गया है चुनाव परिणाम से कि मुंबई बीजेपी की है। लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों राज ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का जादू या मराठी कार्ड नहीं चला और बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, यही बात समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है दो वरिष्ठ पत्रकार, संदीप सोनवलकर जी हैं और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों का स्वागत है श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में। तो सबसे पहले सवाल तो यही है, चुनाव परिणाम आ गए हैं, लेकिन कल जब हमारी आपकी बात हो रही थी संदीप जी, तो आपने कहा था कि मराठी कार्ड जो है कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चुनाव परिणाम तो कुछ और कह रहा है। देखिए, वोटों में दिखाई दे रहा है, सीटों में नहीं, मैं ये कहूँगा। अच्छा। क्योंकि महाराष्ट्र में जहाँ जिन इलाकों में मराठी बहुलता है वहाँ पर शिवसेना जीतने में कामयाब रही। जैसे दादर की बात करें, वर्ली की बात करें, माहिम की बात करें, या हम दक्षिण मुंबई की इधर की बात करें, या भायखला की बात करें, तो ये जो शिवड़ी की बात करें, तो ये जो मराठी बहुल इलाका है वहाँ शिवसेना सीटों में कन्वर्ट कामयाब रही और बाकी जगह उसका वोट बैंक ठीक ठाक रहा और नंबर 2 पर सब जगह शिवसेना दिखाई दे रही। यानी मुझे लगता है कि यदि ये भी नहीं चलते तो उनके पास कोई दूसरा कार्ड था नहीं। यदि ये नहीं करते तो शायद आज हम जो स्थितियां देख रहे हैं जिसमें एकनाथ शिंदे नज़र आ रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी नज़र आ रहे हैं, वो स्थिति एक उद्धव ठाकरे की होने वाली थी। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की पार्टी के जब जो 86 या 87 जो कारपोरेटर थे उसमें से 60 कारपोरेटर, सिटिंग कारपोरेटर भाग गए। और ये जो शिवसेना का इतिहास सब लोग जानते हैं कि उनके जो लोकल कारपोरेटर होता है उसी की पूरी लोकल में चलती है, वही भाग जाए, उसके बाद भी यदि उद्धव ठाकरे 60 से 65 सीटें जीतने में कामयाब रहे गठबंधन, तो मुझे लगता है कि उनका इमोशनल मुद्दा चला है। अन्यथा उनकी स्थिति वैसी हो जाती कि जैसे विधानसभा में हुआ, जहां वो 20 का आंकड़ा भी क्रॉस करने में मुश्किल हो गई। यानी उनके पास काम नहीं था या कुछ विरासत की बात थी, लेकिन वो भी लेकर एक तरह से कहीं पे हिंदुत्व वाली बात एकनाथ शिंदे लेकर निकल गए थे, तो सिर्फ मराठी कार्ड था। हिंदुत्व का कार्ड तो शिवसेना ने बहुत पहले खो दिया, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना बहुत हद तक कांग्रेस के करीब गई। तो जैसे जैसे कांग्रेस के करीब चलती गई उसके बाद हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस से छिनता चला गया। मराठी मुद्दा खेलने के कारण और दूसरा एक बड़ा बदलाव उसके साथ में, मुंबई के माइनॉरिटी वोट बैंक जो करीब करीब 40 सीटों पर ठीक ठाक स्थितियों में है, उन्होंने ये देखा कि कौन भाजपा को हरा सकता है, तो वो भी उद्धव ठाकरे के साथ गए। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो चीज़ लोकसभा में हुई थी बड़े पैमाने पर, उसमें दलित जुड़ गया था, इस बार दलित उस तरह से नहीं जुड़ा। अन्यथा दलित, मुस्लिम और मराठी, ये कॉम्बिनेशन आज भी मुंबई में सीटों पर दिख रहा है। और बीजेपी का जो सपना था वो जरूर पूरा हो गया, क्योंकि भगवा में आ गए, भाजपा जीता सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन ये भी साबित हो गया मुंबई में कि अभी भी ठाकरे और शिवसेना तो उद्धव ठाकरे की मुंबई में। अच्छा, मराठी कार्ड की बात हुई तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे संदीप जी कह रहे हैं कि मराठी कार्ड नहीं चला, ऐसी बात नहीं, चला, वोटों में चला, सीटों पर नहीं चला, क्योंकि उस तरह का समीकरण नहीं बैठा कि मराठी बहुत ज़्यादा है तो वो जीत को दर गए। तो कहीं ऐसा लगता है क्रिया की प्रतिक्रिया के तहत जो नॉन मराठी, गैर मराठी थे, वो बहुत ज़्यादा ही एक तरह से लामबंद हुए और प्रतिक्रिया में उन्होंने भी बड़ी संख्या में वोट दिया, जो हमें परिणाम में दिखाई पड़ रहा है। शैलेंद्र जी। बिल्कुल, ऐसा निश्चित तौर पर जो परिणाम आया है उसमें ये तो दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से अंतिम क्षणों में भी राज ठाकरे का बयान आया था कि इसे यूपी बिहार बनाएंगे, तो हम जैसा भाषा को चेंज करेंगे तो हम, उन्होंने शायद लात मारने की बात भी कर दी थी।
तो ये कहीं ना कहीं किसी वर्ग को चोट जरूर पहुंचाता है। तो चुनाव के वक्त ऐसा वर्ग जो है वो प्रतिक्रिया जरूर अपनी देता है वोट के रूप में, तो ये परिणाम जरूर दिखा है। इसीलिए आप देखिए जिन सीटों पर राज ठाकरे लड़े हैं उनको उतनी सफलता नहीं मिली है, उनको वोट भी कम मिले हैं। लेकिन उनकी पिछले 2017 में 7 सीटें थी, इस बार शायद बढ़ के 9 के आसपास पहुंचे। मराठी तो मुद्दा फायदा हुआ उसका। बिल्कुल काम किया, मराठी मुद्दे ने काम किया है। जिन क्षेत्रों में मराठी मतदाता ज़्यादा हैं वहाँ उनको भी वोट मिला है, उसमें शिवसेना का भी साथ मिला है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है वो उसका जन्म ही मुंबई में हुआ है, और मुंबई से जो मुंबई के महाराष्ट्र जुड़े हुए जो मराठी भाषा की, मराठी संस्कृति की, मराठी अस्मिता की या यूथ के रोजगार देने के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जो शुरू से बाला साहब ठाकरे के समय से जो आंदोलन किया, सफलता हासिल की और कई लोगों के काम भी किए, कई लोगों को रोजगार भी दिलाया, उस मसले को लेकर मराठी समुदाय आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है। ये इस चुनाव में दिख रहा है। आपको इस परिणाम से दिखाई पड़ रहा है कहीं? बिल्कुल, उनकी नैया तो डूबती हुई पूरी जा रही है। वो अस्तित्व बचाने का संकट था, बड़ी मुश्किल से शायद बचा है अस्तित्व। आप देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है। वो चाहते थे कि पूरी सत्ता उनके हाथ में आ जाए, अब शिंदे को साथ में लेकर वो सत्ता में आएगी, लेकिन अब तक का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस तो वाकई बहुत बढ़िया है। पिछली बार 82 था, 99 के करीब पहुंच गए। नहीं, उनके परिश्रम को तो, उनकी सफलता को तो हम प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी के रूप में यहाँ पर मुंबई में शिवसेना ही है, उद्धव ठाकरे की वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और उनसे अलग हुए शिंदे की पार्टी वो बहुत कम सीटों पर चुनाव जीती है। आप ये भी देखिए दोनों का अंतर कितना है। अगर शिंदे की पार्टी और उद्धव की शिवसेना के दोनों को वोट मिला लें तो कहीं ना कहीं वो टक्कर में हैं। लेकिन शिंदे का गढ़ तो ठाणे है, ठाणे में वो नंबर 1 पे है। मुंबई में भी अगर वो 40 के आसपास सीटें लाते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बड़ी बात है संदीप जी? नहीं, बात इसलिए बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि जो हमने विधानसभा का परिणाम देखा, विधानसभा हमने देखा कि जितने विधायक तोड़े, जब उन्होंने तोड़े विधायक, मुंबई के जो विधायक, वो ज़्यादातर चुनकर आ गए वापस। लेकिन इस बार कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं हुआ, 60 के करीब कॉर्पोरेटर तोड़े उन्होंने, जिसमें से 30 ही जीत पाए। तो एक तरीके से लोकल स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय राजनीति है उसमें अभी भी ये स्वीकार्यता हमको कम दिखती है कि यदि आप तोड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। इसकी गारंटी जैसे भाजपा का है कि भाजपा ने यदि तोड़ा तो वो जीतेगा, ये गारंटी भाजपा ने एक तरीके से साबित की। तेजस्वी घोसालकर 4 दिन पहले पार्टी में आई और जीत के आ गई, तो ये भाजपा की गारंटी चली। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे गारंटी चली? नहीं। मुझे लगता है कि ये चुनाव परिणाम को हम थोड़े बड़े परिदृश्य में जब चर्चा करेंगे, मुंबई से आगे बढ़ेंगे, राज्य की चर्चा करेंगे, तो बहुत सारे इसके आयाम नजर आते हैं। फिलहाल मुंबई में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खराब होने के बावजूद, यानी यूँ कहें कि उद्धव ठाकरे के पास तो ऐसी स्थिति थी कि कोई साथी न था, तो अपने भाई को बुलाना पड़ा या आए भाई किसी तरह से, उस स्थितियों में भी घर बच गया। अच्छा, मतलब यूँ कह सकते हैं कि अब कम से कम आप सब 60-70 कॉर्पोरेटर लेके बैठेंगे तो आपकी थोड़ी इज्जत बनी रहेगी। लीडर अपोजिशन का पोस्ट आपको मिलेगा, जो थोड़ा बहुत फ़ायदा सत्ता होने का या सत्ता के विरोध में होने का फ़ायदा मिलता, वो मिलता रहेगा। मतलब वो फ़ायदा मिला। अभी अमूमन शिवाजी पार्क है, तो शिवाजी पार्क में जब रैली होती है तो अगर वो भर जाए तो माना जाता है कि जिसकी ताकत है वो भर लेता है। इस बार हमने देखा कि जैसे कि राज ठाकरे का एक करिश्मा है, भाषण सुनने जाते हैं तो लगभग भरा हुआ था, लेकिन दूसरे दिन ही जब बीजेपी की रैली हुई तो उतना भरा नहीं था। ठीक, लेकिन परिणाम ठीक उल्टा आता है। तो मतलब राज ठाकरे का अभी भी स्ट्राइक रेट जो है चुनाव परिणाम में लाने का वो सुधरा नहीं है। उनका अपने भाषण का करिश्मा ही बचा हुआ है सिर्फ, बाकी उनका कुछ जनाधार नहीं है। देखिए, राज ठाकरे का सिर्फ मराठी वोट बैंक आता है, शिवसेना का मराठी एंड मुस्लिम वोट बैंक आता है। आप ये थोड़ा ये समझिए, मुस्लिम जरूरी नहीं कि मनसे के साथ चला जाए, लेकिन मुस्लिमों ने इस बार खासतौर महाराष्ट्र मुंबई में बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को वहाँ समर्थन दिया जहाँ कोई, उनके कई मुस्लिम कैंडिडेट जीते। यहाँ तक कि आप कई मुस्लिम कैंडिडेट जो उद्धव ठाकरे के थे तो वो सब जीत गए। तो इससे समझ में आता है कि कांग्रेस का नुकसान हुआ सबसे बड़ा। मैं नुकसान की आप बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उद्धव का नुकसान हुआ, मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस का। इकलौता वोट बैंक जो बचा था कांग्रेस के पास, माइनॉरिटी वोट बैंक, वो भी यदि कहीं और चला जाए तो कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है सबसे बड़ा। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे कम से कम इस बहाने, अब मुंबई में तो उनकी सत्ता रहेगी, मुंबई के बाहर कहीं वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनकी ताकत घट गई, अब उनको दोबारा क्षेत्रीय, रीजनल और मराठी मुद्दे पर ही राजनीति करनी होगी। अगर उद्धव ठाकरे ने अपनी साख बचाने के लिए
राज ठाकरे को लाया साथ में, जो एक माना जा रहा है परसेप्शन है। अगर इसकी बजाय वो कांग्रेस को लाते तो क्या तस्वीर कुछ और होती और कांग्रेस को भी फायदा होता कि कांग्रेस ने साथ में न जाके महाविकास आघाड़ी में अलग लड़ने से अपना बहुत जनाधार खोया, सीटें खोई, 31 थी, लगभग 14-15 पे आकर सिमट गई है। शायद उद्धव ठाकरे का ये गणित रहा होगा कि हमको सिर्फ मराठी वोट बैंक के लाना है और मराठी आएंगे तो मुस्लिम भी आएंगे। इस बूथ पे देखिए, कैलकुलेशन की बात करें तो क्या होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन आज जो दिख रहा है कि उद्धव का दांव उद्धव के तक सीमित रखे, तो उनको लगता है कि उनकी रणनीति कामयाब रही। ना उनके पास बहुत बड़ा धनबल था, ना बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं की फौज बची थी, क्योंकि आधी तो उठकर एकनाथ शिंदे के साथ चली गई थी। फिर भी उद्धव ठाकरे स्थिति में पहुंचते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जब हम बड़े उस पर जाएंगे, एक शेर के साथ छोटा सा बताऊँगा कि वो ये बहुत पुराना शेर है, वो ये कि मुझे तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय ये बड़े परिदृश्य में लागू होता दिखाई देता है, जहाँ पार्टियां हारी तो अपनों के कारण हारी, अपनी गलतियों से हारी, अपनी बेवकूफ़ियों से हारी। और सबसे बड़ी बात है कि जो खतरा मुझे दिखता है, या यूँ कहें कि समझना चाहिए यदि राजनीतिक दलों को इस पूरे परिदृश्य को, कि भारतीय जनता पार्टी जीती, जाहिर तौर पर वो जीता वही सिकंदर। भाजपा पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से, ज़्यादा सत्ता से, इवन मुंबई आ गई, भाजपा 25 महानगर पालिकाओं में आ गई, लेकिन भाजपा के जो सहयोगी हैं वो डूब गए। देखा जाए तो एकनाथ शिंदे सिर्फ ठाणे तक सीमित हो गए, एक वो भी ठाणे शहर, ना कि ठाणे जिला। ठाणे जिला की बाकी सारी नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, ठाणे शहर में रह गए एकनाथ शिंदे, और अजीत दादा तो कहीं भी नहीं रहे, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ तो इन दोनों को सोचना पड़ेगा कि भाजपा के साथ जाके इनको क्या मिला। अच्छा, इनको सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगली राजनीति में दिख रहा है कि भाजपा को शायद अगली बार इनकी किसी जरूरत ही ना पड़े। यानी इनके सहयोगी दलों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया इस चुनाव परिणाम से। बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि आप समझिए ना कि आप कहीं पर नहीं है। पुणे पिंपरी चिंचवड़ जो सबसे बड़ा गढ़ था वो पूरा हार गए आप। बारामती की सीट तक आप एक बार अजीत दादा हार चुके हैं, मतलब नहीं हार गया। तो आज अजीत दादा महाराष्ट्र की राजनीति में बोल कर, चाचा भतीजा साथ में थे तो भी हार गए, चाचा भतीजा साथ में थे तो भी हार गए। ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने इतने कड़े बयान दे दिए कि भाजपा के साथ, भले आज भाजपा चुप है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाजपा उनको छोड़ देगी। भाजपा में बहुत लोग हैं कि मौका आएगा तो आपसे बदला चुकाएंगे। यहाँ तक कह दिया अजीत दादा से कि आपकी फाइल जो है अभी बंद नहीं हुई, कभी भी खुल सकती है। तो अजीत दादा को ज़्यादा संकट है। एकनाथ शिंदे को ये संकट पैदा हो गया कि अब एकनाथ शिंदे किस मुंह से ये कहेंगे कि असली शिवसेना मैं हूँ। मीरा भाईंदर में उनका जो मंत्री था, एक मंत्री लगातार होने के बावजूद भी मीरा भाईंदर में हालत बुरी खराब है। देखिए, ये परिणामों ने इतना तो दिखा दिया ना कि शिवसेना बॉम्बे में थी, उद्धव ठाकरे की है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सिर्फ ठाणे तक है, इज नॉट इन, बाकी जगहों पर वो कहीं नहीं, पूरे राज्य में नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं राज्य में किसी और हिस्से में होते तो शायद उनको बेहतर माना जाता, लेकिन वो कहीं नहीं है। तो एकनाथ शिंदे को भी अब सोचना पड़ेगा कि अब जो इनकमिंग हो रही थी, क्योंकि देखिए इस चुनाव के बाद इनकमिंग बंद हो जाएगी, हर पार्टी में होगी तो भारतीय जनता पार्टी में होगी, क्योंकि देने की स्थिति में सिर्फ वही है। आपको मालूम है कि बीएमसी आने के बाद आप कई कारपोरेटरों को नामांकित कर सकते हैं हर जगह राज्य भर में, तो सिर्फ भाजपा ही किसी को ले सकती है, वही किसी को कुछ दे सकती है। अब एकनाथ शिंदे भी स्थितियों में नहीं रहेंगे कि किसी को कुछ दे। तो अब भाजपा 100% भाजपा की तरफ, जो उसने 2022 में अभियान शुरू किया था, जिसमें पहले शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी टूटी, और अब भाजपा ने चुनाव परिणाम से दिखा दिया कि 100% भाजपा वो हो गई है लगभग पूरे महाराष्ट्र में। तो भाजपा तो सिकंदर है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए इसके कई उदाहरण, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, तो उत्तर प्रदेश में आज सिर्फ अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी बची है, बाकी सारी पार्टियां सिमट गई, समाप्त हो गई। तो कहीं महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भाजपा अकेली बचे, बाकी सब जो है सिमट जाए। लेकिन आपने जैसे कहा आपकी जो जीता वही सिकंदर, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे की तो हार ही हुई है, बुरी तरह हार हुई है। 25 साल से उनकी सत्ता थी, वो खत्म हो गई। तो वो जीते कैसे? जीत तो नहीं पाए, जीत कैसे करेंगे? उन्होंने तो किसी तरह अपना अस्तित्व बचा लिया, यही कह सकते हैं। एक मराठी में कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी हजार। यानी महाराष्ट्र में कहते हैं कि युद्ध में आप जिंदा बच गए तो आप दोबारा लड़ सकते हैं। तो बस वो जिंदा बच गए हैं। जिंदा बचे रहना भी कभी कभी कामयाबी का एक बहुत बड़ा हो रहता है कि आप जिंदा बच गए, ऐसा ना हुआ कि आप मारे गए। मारे जाने के बाद तो समाप्त, सारी कहानी समाप्त हो जाती। तो उद्धव ठाकरे मुंबई में जिंदा रह गए। एक ना उनकी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जिंदा है मुंबई में, ये अपने आप में संकेत है। क्योंकि देखिए राजनीति में आज से 5 साल बाद क्या होगा, इसका गणित ना तो हम बोल सकते हैं ना कोई और बोल सकता है। हो सकता है 5 साल बाद ऐसी स्थिति आए कि वो फिर भाजपा के साथ मतलब
उनको ये स्थितियाँ अभी भी बची रह गई, नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाती कि जहाँ कहीं जाने लायक नहीं रहते, तो कम से कम उससे बच गए। और ये बहुत बड़ी कामयाबी उद्धव ठाकरे। बार्गेनिंग पावर तो खत्म हो गया लेकिन। बार्गेन पावर तो उनका बहुत पहले खत्म हो चुका था। विधानसभा के चुनाव में ही जो जिस तरह के परिणाम आए थे, उसके बाद उनका बार्गेन पावर का खत्म हो चुका था। लेकिन महानगर पालिका खासतौर जब मुंबई की बात करें, मुंबई की 36 सीटें होती हैं महानगर पालिका में। इन 36 महानगर पालिका सीटों में यदि कॉर्पोरेशन के चुनाव में उद्धव इतना भी बचा ले गए कि वो जीवित रहे, तो राजनीति में देखिए समय पलटते देर नहीं लगती। बस आपकी पार्टी बची रहनी चाहिए, आपका अस्तित्व बचा रहना चाहिए। राजनीति में दोबारा लौट के लोग आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पे चली गई थी, 2 से 302 तक गई कह सकते हैं हम, लेकिन वही समय कांग्रेस का था। कांग्रेस हम 44 पे देखी, 56 पे देखी, आज 102 तक पहुंच गए। तो राजनीति में समय बदलता, आपके बने रहना और वहाँ मौजूद रहना ये महत्वपूर्ण होता है। शैलेंद्र जी, उद्धव ठाकरे ने माना कि अस्तित्व बचा लिया किसी तरह मराठी मुद्दे पे, लेकिन जीत तो नहीं हासिल कर पाए जिसका वो दावा कर रहे थे, या जिसका जो उनका साख बचानी थी, सत्ता बचानी थी। तो मुंबई के चुनाव में बीएमसी में मुद्दा कौन सा चला? हिंदुत्व और विकास मराठी पे ज़्यादा हावी रहा क्या? कौन से मुद्दे ने काम किया ज़्यादा? मुद्दे भी बटे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने विकास दिखाया, विकास को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि जिस तरह से परिणाम आए हैं उससे मैंडेट को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जनता ने उन्हें वोट दिया है, उनके साथी दलों को भी वोट दिया है, लेकिन अपने अस्तित्व को, जैसा कि अभी संदीप जी ने बताया कि अस्तित्व को बचाने में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कामयाब रहे। वो उन्होंने जो मराठी कार्ड खेला, वो मराठी का मुद्दा भी बहुत काम किया, उस मराठी मुद्दे ने भी, क्योंकि शिवसेना को मराठी के जो वोट पक्के मिलते हैं वो मिले, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया है, जिस तरह से प्रचार किया है, संगठन उनका नीचे से लेकर बाहर से बड़े बड़े लोगों को बुलाकर जिस तरह से प्रचार कराया और ताकत झोंक दी, उतनी ताकत यहाँ कांग्रेस ने भी नहीं झोंकी। कांग्रेस बहुत ही नीरसता से लड़ती हुई दिखी। उसके बावजूद कई जगह पर उनकी सीटें आई हैं अच्छी, और शिवसेना ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उनकी ताकत भी बहुत सीमित थी, क्योंकि मुद्दे तो उन्होंने उठाए नहीं। आप सही बोल रहे हैं, जनता के जो यहाँ के सड़क के मुद्दे हैं, रास्ते के मुद्दे हैं, ट्रैफिक की समस्या है और ढेर सारी जो समस्याएं हैं, चर्चा ही नहीं हुई, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक बात थी, जो एक सामान्य बात भी हो सकती है, और ये आमतौर पर देश में है कि जब आप केंद्र में होते हैं, जब राज्य में होते हैं, तो स्थानीय स्तर पर लोग इसलिए देते हैं कि आप ही काम करा पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केंद्र और राज्य के विरोध में चले जाएं और काम कराएं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है। भावनाओं से ऊपर उठकर लोगों ने एक तार्किक सोच रखी कि कौन करवा सकता है, कौन कर सकता है, हम उसके साथ जाए। हाँ, वो ये काफ़ी हद तक मुंबई में देखने मिला। सिर्फ मराठी वोट बैंक को छोड़ दें, इसमें कोई शक नहीं, और एक माइनॉरिटी वोट बैंक को छोड़ दें, क्योंकि उसको तो बीजेपी के खिलाफ जाना ही था। फिर भी लोगों ने बहुत हद तक ये सोच के वोट दिया कि विकास कौन कर रहा है। भाई मेरे मेट्रो है, मुझे मालूम है आज मैं दूसरे को वोट दे दूँ तो वो जो मेट्रो का एक छोटा सा हिस्सा बाकी है गुंदवली से एयरपोर्ट तक का, वो पूरा नहीं होगा, तो मेरे लिए शायद वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी को लगता होगा कि यार काशी गांव से दहीसर के बीच में जो मेट्रो बनने वाली है वो तभी बनेगी जब ये आएंगे। तो ये जो स्थानीय मुद्दे जो छोटे हैं, निश्चित तौर पे बहुत काम किए। और फिर जाहिर तौर पे भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी, भाजपा चुनाव हर चुनाव लोकसभा और विधानसभा की तरह लड़ती है, उतने संसाधन भाजपा के पास हैं। मतलब सब देखे कि किसी भी मीडिया में कहीं पर भी किसी और पार्टी को तो ऐड देने की जगह तक नहीं थी, ना उनकी हैसियत थी। भाजपा ने संसाधनों में भी कोई कमी नहीं करी, कैंडिडेट भी अच्छे लाए। उसके बावजूद भी मैं फिर ये कहूँगा कि जीत भाजपा की है, सत्ता उनकी है, लेकिन वो जो सोच रहे थे कि मुंबई मुक्त हो जाएगी ठाकरे से, वो नहीं हो पाई। और ये बहुत बड़ा एक संदेश एक तरीके से निकल कर आया कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का एक जगह भाजपा, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्टी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस कहीं गिनती, कि क्षेत्रीय पार्टियों की जगह महाराष्ट्र में बनी हुई है। यदि क्षेत्रीय राजनीति को दोबारा फिर से पैदा किया जाए, क्षेत्रीय मुद्दों को पैदा किया जाए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पैदा किया जाए, तो महाराष्ट्र में उनकी जमीन बची रहेगी। आपने कहा कि कांग्रेस ठाकरे मुक्त बीजेपी मुंबई बराबर, बीजेपी चाहती थी कांग्रेस मुक्त, लेकिन वो लोग कह रहे हैं या आरोप लग रहा है कि वो कांग्रेस युक्त हो गई है। देखिए तो वो यही परिस्थिति तो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रही है कि वो ठाकरे मुक्त की बजाय कहीं ना कहीं युक्त हो जाए। ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नियम लिया हुआ है कि जो जीत सकता है उसको साथ में लेना है, चाहे वो किसी पार्टी का हो। ये अलग बात है कि बहुत सारे कांग्रेसी जो भाजपा में गए वो हार भी गए,
ये पहली बार हुआ। रवि राजा जो विपक्ष के नेता थे कांग्रेस के, वो हार गए। वो तो धारावी की राजनीति में फंसे। हारे ना क्योंकि अपनी सीट रिजर्व नहीं हुई होती तो यहाँ नहीं आते, तो फिर शायद वो निकाल पर वो कांग्रेस से जीत सकते थे, भाजपा से नहीं जीते, उनके लिए बड़ा नुकसान हो गया एक तरीके से उनकी राजनीति। समाधान सरवरकंड जो दूसरी तरफ चले गए थे। हार जीत में हमने देखा कि परिवारों के बहुत से जो है खेल गड़बड़ा गए, जैसे कि सदा सरवणकर के बेटे समाधान सरवणकर हार गए वहाँ पर एक नाथ शिंदे के। सांसद रविंद्र वायकर की बेटी जो है वो वहाँ पर हार गई है। साथ में डॉन अरुण गवली के खबर आ रही कि दोनों बेटियां जो है कि हार चुकी है। नवाब मलिक के भाई, नवाब के भाई कप्तान मलिक भी हार गए। तो थोड़ा सा परिवारों को झटका लगा, पारिवारिक राजनीति को, या फिर कहीं कहीं, क्योंकि असलम के तो दोनों जीत गए, बेटा भी जीत गया और बहन भी जीत गई। देखिए, जहाँ पर वोट बैंक में आपने अपने परमानेंट वोट बैंक के अलावा दूसरों को लाना चाहा, वो नहीं आए, ये भी एक संदेश है। यानी लोग जो आपके परमानेंट वोट बैंक यदि आप एक खास बहुल जाति से हैं या खास बहुल समुदाय से हैं और आप उसके दम पर वोट लड़ रहे हैं तो आप जीत सकते हैं। लेकिन जहां आप चाहेंगे कि सामान्य वर्ग आपको वोट देगा, मतलब सामान्य मतदाता, तो वो इस बात को पसंद नहीं करता। और उस सामान्य मतदाता ने ये बात दिखाई भी है कि ये एक आने वाले समय के लिए राजनीति में अब, लेकिन भाजपा के सामने दूसरी चुनौती भी, हम साथ साथ चर्चा कर ले तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर। मुंबई में यदि भाजपा के हाथ में इकलौती सत्ता आती तो भाजपा को ये फ़ायदा होता कि वो जो लगातार आरोप लगते हैं बीएमसी में कि करप्शन हर चीज़ पे होता है, हर ठेके में होता है, उसको भाजपा शायद कहीं रोक पाती। लेकिन भाजपा के हाथ में एक हाथ सत्ता नहीं आई, अब उसको फिर सहयोगी की जरूरत है। तो इस सरकार में जो तीन दलों की कमेटियां तो उसी के पास होगी। तब भी देखिए, आप जब दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो बांटना पड़ता है। जैसे सरकार में राज्य की, तो कुछ राज्य की सरकार में भी कुछ बांटना पड़ता है, वैसे ही जिम्मेदारी भी छाड़ने। देखिए, राज्य की सरकार में आप मानेंगे कि जितने घोटाले आ रहे हैं वो सब कोई भाजपा के तो घोटाले हैं नहीं। चाहे वो अजीत पवार की पार्टी घोटाले आते हैं, चाहे एकनाथ शिंदे मंत्री भी यदि इस्तीफा देते हैं तो अजीत पवार के देते हैं या एकनाथ शिंदे के देते हैं, चाहे कुकाटे हों, चाहे धनंजय मुंडे हों, चाहे कोई भी हो। तो जब आप सहयोगी लेके चलते हैं तो उन पे आपका नियंत्रण कम होता है। तो कई बार आप जो सोचते हैं कि हम अकेले रहते तो शायद ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, अब भाजपा को चुनौती है कि हाथ झिड़कने का मौका तो मिला ना, एक छोटा सहयोगी है तो भाई उसने किया, ये तो फायदा ये होगा। लेकिन देखिए, लोग नहीं मानेंगे, लोग ये मानेंगे मुंबई में अब भाजपा है। देखिए, लोगों के लिए मुंबई में अब भाजपा है। अब भाजपा ये नहीं कह सकते कि मेरे कम है, मैंने दोस्त से ले लिए। अब भाजपा को ही परफॉर्मेंस देना है, और भाजपा का जो भी चाहे दोष हो चाहे अच्छा हो, दोनों स्थितियों में, जैसे महाराष्ट्र की सरकार में इस समय जो कई बार आरोप लगते हैं, गुंडागिर्दी होती है, कई जमीन घोटाले होते हैं, तो ये आप नहीं बोल सकते कि मेरा सहयोगी कर रहा है। आखिरकार सरकार आपकी है। इसीलिए आप देखिए, इतने बहुमत के बावजूद भी आज जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी इमेज जो आज होनी चाहिए, जो जबकि देवेंद्र फडणवीस की पहली सरकार बनी थी उनमें उनकी इमेज बहुत तेज़ी से ऊपर गई थी, लेकिन इस बार उनको बहुत सारे संकटों का सामना, सहयोगियों का सामना करना पड़ता। अब बड़ी चुनौती यह है कि परफॉर्मेंस कैसे देंगे। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा देश का इकलौता राज्य है जहाँ की इस समय 48% पॉपुलेशन अर्बन है। बहुत कम देश के ऐसे जो राज्य हैं जहाँ अर्बन है। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका है। देश के किसी राज्य में इतनी महानगर पालिका नहीं आपको दिखेंगी। तो महानगर पालिका का रूल ही होता है कि जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन 10 से लेकर 25 लाख के ऊपर हो जाए तो आप महानगर पालिका में कन्वर्ट कर, मतलब महाराष्ट्र के शहर बहुत बड़े मतदाताओं के क्षेत्र बन गए। तो वो आपको सबसे बड़ी चुनौती हो। और देखिए, बीजेपी अर्बन में ही है, अर्बन में भाजपा हमेशा जीतती है, इसमें कोई मतलब ये भाजपा के साथ अर्बन वोटर हमेशा से रहता है, और ये एक नॉर्मल फिनोमेना भारत भर में। तो ये अर्बन सीटों के चुनाव थे सारे, जिनमें भाजपा बड़े बम्पर जीतों से जीती। अब भाजपा को इन्हीं अर्बन वोटरों को बचाना भी है, तो चुनौतियाँ भी उतनी ही होंगी, तो परफॉर्मेंस देना भी उतना ही जरूरी होगा। ऐसे में अभी तो वक्त है चुनौतियों पे बात, वो भी बात होगी। तो लेकिन मराठी कार्ड के जो बात हुई हमने परिवार वाली, तो एक चीज़ मुझे अभी याद आया कि सदा सरवणकर वो एकदम शिवसेना का गढ़ है, वहाँ से उनके बेटे सदा सरवणकर हैं जो कि समाधान सरवणकर है जो कि हार गए। यानी वो जो बगावत उन्होंने की थी या जो गद्दारी वो कहते हैं की थी, उसका कहीं ना कहीं परिणाम हुआ। और ठीक वही हम देख रहे हैं, रविंद्र वायकर कई सालों से वहाँ पर वो विधायक भी थे, स्टडी कमेटी के भी चेयरमैन रहे, एमपी भी बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे का दामन थामा तो उनकी बेटी को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो हार है, इसको आप कैसे देखते हैं कि बगावत का ये बगावत से ज़्यादा आम मराठी वोटर जो होता है वो ये मानता है कि आपको मैंने वोट दिया तो आपको उसके प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। अच्छा, मराठी वोटर बहुत ही, मतलब उसकी पूरी जो सोच होती है कि नहीं, आप जिसके लिए चुने जा रहे हैं वहाँ रहें, आप बगावत करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। ये जो चीज़
सरवणकर को तो विधानसभा में भी हार मिली ना, तो इसलिए उनको समझ में आ गया था कि विधानसभा में भी हारे, अब बेटा भी हार गया, तो और वो गढ़ है पूरा मराठी वोट बैंक का। तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि जहाँ मराठी वोट बैंक है गढ़, उसने शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ दिया। जहाँ उद्धव का कॉम्बिनेशन नहीं बैठा वहाँ वो हारे। फिर इसके बावजूद भी मुंबई में 70 सीटें ले जाना, ये उनके लिए मुझे लगता है एक बड़ी जीत है, क्योंकि आप एक इज्जतदार स्थितियों में हैं आज की स्थिति में। और आपको एक और बता रहा हूँ आगे के लिए, क्योंकि मुंबई विधानसभा में, मुंबई में एक चीज़ और होती है, मुंबई महानगर पालिका से 2 MLC चुनकर जाते हैं, जिसके लिए आपको अकेले के दम पर कम से कम 56, मतलब 48 से 56 आपको कारपोरेटर चाहिए। वैसी स्थिति में अभी भाजपा और शिवसेना के पास हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी यदि ठीक से चाल चले तो उनका भी एक कारपोरेटर, एक MLC चुनकर आ सकता है। तो चलिए, शिवसेना यूबीटी के लिए मतलब इस हार में भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी जीत है, मुझे चिंता एकनाथ शिंदे की है, दिलासा देने के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इसी नाम पर लोगों को रोक के रखा था कि हम राज्य सरकार में आपको ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि राज्य सरकार में अभी भी भाजपा बहुत हावी है। नहीं, अभी हम बीएमसी के चुनाव की बात करें, तो नहीं, मैं आप वहीं आ रहा हूँ कि राज्य कहीं सरकार में दिलासा नहीं दे पाए, बीएमसी में दे सकते थे, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की पार्टी बीएमसी में बहुत छोटी हो गई है। तो जो कैडर है, जो जमीन, अल्टीमेटली बीएमसी कौन लड़ता, जमीन का कैडर, नेता नहीं होते, तो वो कब तक टिकेंगे आपके साथ। तो इस परिणाम से दिलासा देने के लिए ये कह सकते हैं कि हार में भी कहीं शिवसेना यूबीटी की एक जीत है, क्योंकि अस्तित्व बचा रहा पार्टी के तौर पे, बराबर जी, ये आप कह रहे हैं। लेकिन अब जो बड़ा सवाल है उनका दूसरा जो था कि मुंबई का महापौर कौन होगा। मुंबई किसकी, ये तो तय हो गया। अब मुंबई का महापौर कौन होगा, ये जरूर है कि हिंदू होगा, मराठी होगा। बीजेपी भी अब खतरा मोल नहीं लेगी, वो मराठी ही करेगी, लेकिन कौन होगा, कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? मुंबई का महापौर कोई चमत्कारी नाम ही देगी बीजेपी, क्योंकि मराठी देना है उन्हें, हिंदू देना है। अभी संदीप जी और हम आप चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों को ऐसा भी लगता है कि तेजस्विनी घोसालकर का भी नाम आ सकता है, क्योंकि सबर्बन से कोई महापौर दिया जाए और एक संकेत भी हो जाएगा, एक मैसेज भी हो जाएगा कि देखिए हमारी पार्टी में आने के बाद हमने जिताया भी उनको और उनको महापौर भी बना कर दिया अपनी पार्टी से जिता कर। तो और भी कई नाम हैं, हेमांगी वल्लीकर भी अभी अच्छे वोट से जीत के आई हैं वहाँ पे। उस इलाके में भी शिवसेना कहीं से जीती नहीं, बीजेपी वहाँ जीती नहीं है। तो बीजेपी हो सकता है जहाँ जहाँ पे कमज़ोर है वहाँ से भी किसी को महापौर बना सकती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर नाम अभी चर्चा में तो हम लोग तो नहीं बता सकते। लेकिन मैं, चूँकि हिंदी भाषी भी हम लोग साथ में, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उत्तर भारतीयों के हाथ में कुछ नहीं आया। इस चुनाव में उत्तर भारतीयों को ना वोट मिले, ना सीट मिली, ना नेता मिला, ना सम्मान मिला। 14 टिकट तो दिया था बीजेपी, लेकिन ये वो बीजेपी ने उन लोगों को दिया जो सिटिंग थे उनके ज़्यादातर। ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने आज मुंबई में कहा जाता है कि उत्तर भारतीय वोट बैंक 12 से 15% के आसपास उत्तर भारतीय वोट बैंक है, जो किसी को भी जिता और हरा सकता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई मंत्री उत्तर भारतीय नहीं है, मुंबई से तो नहीं है, बाहर से हो सकता है। ऐसे ही स्थिति आपकी लोकसभा में बहुत बड़ी टिकटें नहीं दी भारतीय जनता पार्टी ने। अब बीएमसी में भी उत्तर भारतीय चेहरे के तौर पर एक हाथ कोई विनोद मिश्रा जैसे कोई व्यक्ति हो सकते तो हों, अदरवाइज तो उत्तर भारतीयों का मुंबई में, जबकि आपको बताऊँ सबसे बड़ी समस्या उत्तर भारतीयों को है, क्योंकि रेहड़ी, पटरी, ऑटो या जो भी छोटे धंधे हैं वो ज़्यादातर उत्तर भारतीय करते हैं। उनको आखिरकार बाद में फिर जाना पड़ेगा वहीं जहाँ उनको उस मराठी जिसको विरोध बोल सकते हैं या जिसके खिलाफ हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो वोट करें। तो एक तरीके से उत्तर भारतीय नुकसान में रहा। उत्तर भारतीय कैंडिडेट चाहे किसी पार्टी को, मुझे लगता है अच्छी बड़ी संख्या में जीतते तो शायद उत्तर भारतीयों को मुंबई में एक जगह मिलती। तो मतलब मराठी मुद्दे ने कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को दबा के रख दिया इस पूरे चुनाव में। ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि जिस संख्या में मराठी एकजुट हुए उस संख्या में उत्तर भारतीय एकजुट नहीं हुए। उत्तर भारतीय सब पार्टियों को मिले। कांग्रेस में दिव्या सिंह जो उत्तर भारतीय कैंडिडेट है वो जीत गई, जो अवनीश तीर्थराज सिंह जो उनके उत्तर भारतीय चैनल के प्रमुख है उनकी पत्नी जीत गई, वो भी वहाँ जीत गई जहाँ वर्सोवा में। तो इससे लगता है कि उत्तर भारतीय एकजुट नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो समुदाय हैं वो बहुत अच्छे से एकजुट हुए और उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स को, अपने अपने पार्टियों को जिताया है। नहीं, ये मैं समझ नहीं पाया। जब वो जीत गई तो फिर फायदा ही हुआ ना, उत्तर भारतीय एकजुट हुई तभी तो जीती। एक ही जीता ना पूरे उत्तर भारतीय उस इलाके में। मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर भारतीय कैंडिडेट कम जीते मुंबई में। उत्तर भारतीयों की संख्या जिस तरह से आज मुंबई में है, ये कहा जाता है कि 35 से 40 सीटें उत्तर भारतीय जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी जीत कर नहीं आ रहे हैं। तो ये उत्तर भारतीयों के लिए भी ठीक नहीं है कि आप जिस तरह की राजनीति करते हैं। यदि किसी शहर में आपको, जैसे आज गुजराती हैं समाज की बात करें, उनको मुंबई में बड़ा सम्मान है,
बड़ा अच्छा उनका सम्मान है, और दूसरे राजस्थानी समाज का बहुत अच्छा सम्मान है। लेकिन उत्तर भारतीयों को अरे भैया या तरह तरह के संबोधन से सूचित किया जाता है। उत्तर भारतीय जो देखिए राजनीति में नहीं आएंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। लेकिन उतना ही प्रतिनिधित्व तो उनको भी उतना ही है, मतलब चाहे राजस्थानी हो, सम्मान ज़्यादा है, या आप गुजराती, उनके मंत्री हैं, उनके सम्मान ज़्यादा है। उत्तर भारतीय मत जो हैं वो एक मुश्त नहीं जाते, कांग्रेस को भी जाते हैं, समाजवादी पार्टी को भी जाते हैं। जी, इस बार किसको गए? इस बार भी बटा हुआ वोट है, तभी तो जीती है। नहीं, बड़ी संख्या में कैंडिडेट देख कर गए, मुझे लगता है जो अपने अपने इलाके में प्रभावी हैं उम्मीदवार, उस हिसाब से वोट पड़ते हैं उत्तर भारतीयों के। उत्तर भारतीय कभी भी एक मुश्त वोट नहीं देते। कभी उसमें शिवसेना में भी उत्तर भारतीय हैं, शिंदे सेना में भी हैं, कांग्रेस में भी बड़ी संख्या में रहे हैं। बल्कि कांग्रेस ने तो यहाँ पर मुरली देवड़ा, आर सिंह ऐसे नाम महापौर, हिंदी भाषियों को महापौर भी बनाया है। दूसरी पार्टियों ने अभी तक कभी नहीं बनाया। नहीं आएगा, क्या आएगा? अब वो दिन बड़ा मुश्किल है। हम उत्तर भारतीयों के मंत्री भी बहुत कम रहे हैं। राम मनोहर त्रिपाठी रहे, हाँ, कृपाशंकर सिंह रहे, बीजेपी की सरकार में भी विद्या ठाकुर नहीं है। अभिराम सिंह जी 2 बार चुने, उनको कभी नहीं बनाया। हाँ, लेकिन विद्या ठाकुर राज्य मंत्री मैं असल में जहाँ जा रहा था उसको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ। उसका मकसद सिर्फ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उत्तर भारतीय को वैसा सपोर्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। इसका एक अर्थ और दूसरा समझिए कि जो कहा जाता है कि यहाँ जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश पे असर होगा। एक कहा जाता है कि यदि आप मुंबई में जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में संदेश जाएगा। आज भी हाईएस्ट नंबर अब उत्तर भारतीय उत्तर प्रदेश का ही है ना, मुंबई में। लेकिन अब यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी उस तरह की जीत उत्तर भारतीयों में, मुंबई में होना अलग बात, यदि मराठी मुद्दा हावी है तो क्या आपको लगता है इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलेगा? फिर तो उत्तर प्रदेश में भी वैसी चुनौतियाँ आपको रहेंगी। तो पूरे परिणाम के कई इसके उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण जो संदेश महाराष्ट्र ने दे दिया कि भाजपा के साथ रहना है तो अब आपको हमेशा दब के रहना, दूसरी पार्टियों को या सहयोगी दलों तरीके से। विधानसभा में दोनों सहयोगी दल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। ऐसा परफॉर्मेंस कभी सहयोगी दलों का होता ही नहीं है। मतलब 56 सीटें यदि एकनाथ शिंदे की आ गई थी या फिर अजीत दादा की 37-38 सीटें आ गई तो ये बड़ा अच्छा परिणाम था उनके लिए। लेकिन इस चुनाव ने दिखा दिया कि नहीं, भाजपा के साथ जाने पर अपना अपना हिसाब देखना पड़ेगा। पर विधानसभा में भी तो भाजपा के साथ ही गए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि स्थानीय राजनीति हमेशा महत्वपूर्ण होती किसी भी दल के लॉन्ग टर्म में। देखिए विधायक एक सर्टेन टाइम में काम आता है, सांसद जो है बाद में काम आता है, लेकिन जो आपका ये जो मामला है जो लोकल बॉडी का, ये आपको रोज काम आता है और ये राजनीति को जिंदा रखता है। तो कुल मिलाकर अगर हम समाज के तौर पे देखें, पार्टी के तौर पे तो सामने आ गया कि बीजेपी नंबर 1 है, फायदे में रही। समाज के तौर पे देखें तो कौन फायदे में रहा? मराठी समाज फायदे में रहा, उत्तर भारतीय समाज फायदे रहा, हिंदी में गुजराती समाज फायदे में रहा, राजस्थानी रहा, मुस्लिम रहा, कौन रहा? कुछ देखिए देखा जाए तो मराठी समाज फायदे में रहा। मैं तो यदि बताऊंगा तो एक तरफ उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम एकजुट होकर जितवा सकते हैं, महापौर मराठी बनेगा, ये भी उन्होंने मुद्दा जो न चाहते हुए भाजपा को बोलना पड़ा। मतलब भाजपा ने जितवा सकते हैं लेकिन सत्ता नहीं ला सकते अपने बल पे, न ला सके, लेकिन भाजपा को भी कहना पड़ा ना कि हम मराठी महापौर ही बनाएंगे। तो मराठी मुंबई की जो कहा जाता है कि मुंबई मराठियों की, ये जो एक स्लैंग है या भाषा है कही जाती है, वो कम से कम इस चुनाव ने साबित किया कि मराठी की मुंबई सत्ता आती तब तो ये कह सकते थे। बीजेपी भाजपा को भी मजबूरी है ना, भाजपा को समझ में आ गया कि यहाँ का मराठी वोट बैंक को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जा सकता है दूसरी तरफ। तो भाजपा ये समझ गई कि ये इमोशनल मुद्दा चलता है। भाजपा ने विकास के साथ मराठी मुद्दा भी साथ में रखा, हिंदुत्व भी साथ में रखा, और इन सारे मसालों ने काम किया। और जो भाजपा का लक्ष्य था ट्रिपल इंजन सरकार, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार और स्थानीय जो निकाय हैं उसमें भी सरकार बनाने में वरना क्या वजह थी कि सफल भाजपा रही। को चुनाव के पहले डिक्लेयर करना पड़ता कि हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा? ये दोनों मुद्दे आपने जोड़ दिए ना एक साथ। नहीं, उन्होंने तो शुरुआत ही की थी कि खान नहीं चाहिए। वो तो कहीं चाहे वो चाह रहे थे कि हिंदुत्व पे लड़ा जाए ताकि हाँ, लेकिन वो नहीं चला और भाषा में नहीं बटे। वो नहीं बटा तो उनको फिर मराठी भी जोड़ना पड़ा उसमें। हाँ, जब यूबीटी ने या एमएनएस ने मराठी कार्ड लाया तब उनको ये मैं कहने का मेरा कहने का मतलब वही कि मराठी की महत्ता या मराठी का वोट बैंक अभी भी महाराष्ट्र में कामयाब हो गया। महाराष्ट्र में तो खासतौर पर मुंबई में कामयाब हो गया। ये भी एक अपने आप में बड़ी सफलता है क्योंकि वो मुद्दा चला और वो मजबूती से चला। ये पूरे चुनाव में इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सफलता किसकी है? ठाकरे परिवार की है कि मराठी समाज की है? देखिए ठाकरे परिवार की सफलता को हम चाहें तो क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन अब चूंकि जीते नहीं इसलिए देना मुश्किल है। पर उन्होंने इस मुद्दे को सच में इमोशनल बना दिया और उसको चला दिया। तो इसलिए
इस बात को तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने ये मुद्दा चलाया। मतलब यदि दोनों भाई नहीं मिलते, दोनों भाई इस तरह से नहीं चलाते, तो शायद ये मुद्दा नहीं चलता। अब भाजपा को भी मजबूरी में वो मुद्दा टो करना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा मुद्दा, कि ऐसा नहीं कर सकते कि भाजपा में जो बीच में हो गया था कि नहीं मतलब दूसरे तरह की सरकार चलेगी। अब भाजपा की ये भी मजबूरी हो गई कि उनको बार बार मराठी समाज की तरफ देखना पड़ेगा। और मैं इसलिए फिर कहता हूँ कि हो सकता है कि पूरे बीएमसी में अब दोबारा जो मराठी का जो मतलब जो चलन बढ़ेगा, या मराठी की जो तरीके से काम बढ़ेंगे, या मराठी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मुंबई में भले उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, लेकिन मराठी महापौर बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि महाराष्ट्र का बहुत अभिन्न हिस्सा है मुंबई। एक संकेत भी है, अगर किसी गैर भाषी को बनाते हैं तो उसका पूरे महाराष्ट्र पर असर हो सकता है। वो दूरगामी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ का महापौर मराठी बनाया जाना, ये भी राजनीतिक दूरदृष्टि से ज़रूरी है। यानी इस चुनाव में दलगत जो राजनीति हुई उसको छोड़ दे तो मराठी अस्मिता ने एक बड़ा काम किया, और मराठी अस्मिता ने अपनी कहीं ना कहीं अस्तित्व बनाए रखा। इस परिणाम से दिखता ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो आपको याद है इस चुनाव से ठीक पहले एक बार कबूतर खाने का मुद्दा उठा था बड़ा तेजी से, तो कहा गया कि नहीं मराठी को दबाने की कोशिश। उसके बाद फिर भाषा का विवाद उठा कि हिंदी को लादा जाए कि ना लादा जाए, एक वो मुद्दा उठा। तो इस तरह के जब मुद्दे उठे तो मराठी समाज ऐसा लगा जा रहा था कि नहीं मतलब भाजपा के साथी है, भाजपा के, तो इसलिए भाजपा शायद उस चीज़ का परवाह नहीं करती। लेकिन चुनाव ने ये दिखाया कि नहीं, अस्मिता सबसे, इसलिए मैं बोलता हूँ इसका देखिए आपको दूसरे अर्थ में समझेंगे तो इतना तो पता चला कि भाषाई वोटर कहीं का हो वो भाषा को पहली प्राथमिकता देता है। ये तो एक कम से कम ये पता चला। तो इसका एक अर्थ बंगाल में भी है फिर, कि बंगाली वोटर क्या बंगाली अस्मिता को प्रभावित करेगा सबसे पहले। यदि करता है बंगाली अस्मिता को तो ममता दीदी को फायदा होगा, कर्नाटक में करता है तो कन्नड़ को फायदा, केरल में करता है तो मतलब राष्ट्रीय राजनीति करने वाली जो पार्टियां, ये अस्मिता सिर्फ जो वहाँ का स्थानीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसी के लिए नेताओं के लिए क्यों करता है? राष्ट्रीय पार्टी जो है उनके भी तो चेहरे वहीं के स्थानीय होते हैं। वो भी तो मान लीजिए यहाँ के अभी देवेंद्र फडणवीस भी मराठी हैं, आशीष शेलार मराठी हैं, अमित शाह सब वो भी तो मराठी है। लेकिन तो उनकी मजबूरी है कि उनको जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो उनको आज की स्थिति में क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से बताते हैं, उनके जो फोकस है ना वो हिंदी पर और राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे सिर्फ भाषा ही नहीं होते, क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे इस तरह होते हैं कि मराठी स्कूलें बंद हो रही कि नहीं हो रही, तो ये एक अपने आप में मुद्दा हो सकता है। या मराठी विद्यालय खोले जा रहे हैं कि नहीं खोले जा रहे, या मराठी व्यक्ति को मतलब एक तरह के उसको रोजगार, तो ये क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे इस तरह जुड़ते जाते हैं। यही वजह आप समझिए कि जहाँ जहाँ भाषाई मुद्दा है, अब राष्ट्रीय पर बात करें तो जहाँ भाषा हावी है वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं हावी हो पाती। जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, केरल की, दक्षिण की भाषाओं, क्योंकि उनकी अपनी एक भाषा है पूरी तरह से, तो वहाँ भारतीय जनता को हिंदी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय बात करती है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय बात करती है। तो कांग्रेस तब आती है जब वहाँ स्थानीय नेता एकदम कन्नड़ में उस पर उतर आते हैं, एकदम उनके तेलुगु में करते हैं, तब जीतती है। इसलिए एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर आप एक लॉन्ग टर्म में हम समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय अस्मिता का जो राजनीति में महत्व है वो रहेगा। तो क्षेत्रीय अस्मिता को इग्नोर करके आप ये सोचें कि सब कुछ एक हो जाए देश में, दिल्ली से लेकर मतलब दौलताबाद तक जो कहावत है कि सब एक हो, वैसी राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। यानी चुनाव परिणाम जो दिख रहा है, भले बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी जीत गई है, लेकिन क्षेत्रीय अस्मिता का स्थान अस्तित्व अभी तक है, उसको एकदम से नकारा नहीं जा सकता, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, करना नहीं चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी ये धोखे की घंटी हो सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा है, जिस देश में पूरे तमाम परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में, उसी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली। जहाँ 6 की 6 सीटें भाजपा के पास थी, वहाँ से एक सीट भाजपा को मिलती है। तो भाजपा को समझना पड़ेगा कि क्षेत्रीय अस्मिता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। हालांकि चर्चा बहुत गंभीर रही आज की, लेकिन जिस तरह से परिणाम आया उसके हर पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी था, उसकी हम लोग ने कोशिश की है। तो बातचीत का कहीं अर्थ ये निकला कि भले ही बीएमसी में सत्ता बीजेपी की आ रही है, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने जिस तरह से 60 से ज़्यादा सीटें लाई है, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि टाइगर अभी जिंदा है। तो आज की बातचीत में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। खास करके अब मुंबई किसकी इस श्रृंखला में मुंबई किसकी सवाल तो नहीं रहा, बीजेपी की मुंबई हो चुकी है,
लेकिन महापौर कौन होगा, ये सवाल अब भी बाकी है। अगली बार इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।